हाँ जी गाइस, क्या हाल है आपके। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका महाभूत एकेडमी के अंदर। मैं हूँ अभिषेक और अपनी पॉलिटी चल रही है। लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया था मीटिंग्स, ठीक है, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर मीटिंग्स हुई थी। अब देखो, मीटिंग्स तो वैसे तो बहुत सारी हुई थी, पर हमें जो इंपॉर्टेंट थी वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड याद रखनी जरूरी थी, जो मैंने आपको बता दिया था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये लाने वाले व्यक्ति आपको बता रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और ये भी बता दिया था कि आज का जो हमारा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है 26 जनवरी 1950 को, इसके अंदर जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल ज़्यादातर हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही हटाया है। अब हम पढ़ेंगे कमिटीज़। देखो क्या हुआ ना, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के अंदर अलग अलग कमिटीज़ बनाया करती थी। अलग अलग कमिटीज़ के अंदर क्या लोग जाके बैठते थे और बैठने के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते थे। मान लो कोई फ्लैग के ऊपर बता दी, कोई फंक्शंस के ऊपर बना दी, कोई स्टेट्स को जोड़ने के ऊपर बना दी, अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती थी, ठीक है। अब सारी कमिटीज़ तो हमें याद नहीं रखनी, इसमें से आप ये रखना कि हमारे पास 8 मेजर कमिटीज़ थी। कितनी? 8। तो हमें वो 8 मेजर कमिटी जरूर याद होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट के चेयरमैन कौन थे वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब काम अपने इसके अंदर करेंगे सेशन के अंदर। आपको ये बात बता दूं कि इस सेशन के अंदर जो भी हम पॉलिटी चल रही है, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज 2 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और स्पीड खींचूंगा अभी, लेकिन आप बेफिक्र रहो। जो आप 1 लाख रुपए देके सीखते हो ना, वो यहाँ फ्री है भाई। 10 लाख हो गया तो आप ये बेफिक्र रहो कि जो आप 1 लाख लेके सीखते हो वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम कमिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी कमिटीज़ पढ़नी है हमें? मेन 8 हमारी मेजर कमिटीज़ है, ये हमें याद होनी चाहिए। आओ तो कमिटीज़ देखते हैं। तो पहले हमारी कमेटी आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी एंड कमेटी फॉर इंडियन स्टेट्स। कौन कौन सी? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी एंड कमेटी फॉर इंडियन स्टेट्स। ये जो तीनों हमारी कमेटीज, इनके अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कितनी मेजर कमेटीज थी? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी एंड कमेटी फॉर इंडियन स्टेट्स। देखो वैसे तो हर कमेटी का काम भी बताना चाहिए, पर अभी आपके एग्जाम के लिए तो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन हेड कर रहा था, यूनियन पावर कमेटी कौन हेड कर रहा था, या निम्नलिखित में से कौन कौन सी कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि वहीं पर ही रहे। तो हम ये देखते हैं कि लेकिन कमेटी फॉर इंडियन स्टेट्स के लिए आप जान लो, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है ना स्टेट्स का, कि नेगोशिएशन करना, तो उनको यार कि भाई तुम लोग वहाँ मत जाओ, तुम लोग इंडियन यूनियन के अंदर जाके जुड़ो, वो काम करती है इंडियन कमेटी फॉर इंडियन स्टेट्स। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और कमेटी फॉर इंडियन स्टेट्स के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारी 3 मेजर कमेटीज होगी। अब आगे ध्यान से सुनना, ये 2 हमारी कमेटीज आती है, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और अगली आती है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, ऑन माइनॉरिटीज, ट्राइबल एरियाज एंड एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज। देखो क्या होता है ना कि भी हमारी जो ये कमेटी का नाम है, उस कमेटी का नाम है एडवाइजरी कमेटी। क्या है? ये देखो इधर चलते हैं, एडवाइजरी कमेटी, यार ये एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है। तो ये एडवाइजरी कमेटी किस पे एडवाइज करेगी? तो साहब ये एडवाइजरी कमेटी एडवाइज करेगी 5 सब कमेटीज पर। किस पर? 5 सब कमेटीज पर। शुरुआत में तो ऐसे ही होना था कि 5 सब कमेटीज पर एडवाइज करना था, लेकिन बनी लास्ट में 4 पर, क्योंकि एक रद्द कर दी गई थी। अब 4 हमारी कौन कौन सी? एक तो फंडामेंटल राइट्स वाली है, एक हमारी माइनॉरिटीज वाली है, ठीक है, एक हमारी ट्राइबल एरियाज वाली है, ठीक है, और दूसरी लास्ट हमारी एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज वाली है। ये बात आप ध्यान रखना। तो ठीक है, अब क्या होगा अगर आपसे पूछता है कि ये जो एडवाइजरी कमेटीज हमने 4 बनाई हैं, इन पूरी एडवाइजरी कमेटीज का अध्यक्ष कौन है? तो उसका आएगा आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इसका आंसर तो ये आएगा। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं कि चारों जो हमारी सब कमिटीज है, उन सब कमिटीज के अध्यक्ष कौन कौन से, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए, वो बिल्कुल आप उसमें ब्लंडर नहीं कर सकते। भाई फंडामेंटल राइट के अलग से जो अंदर से सब कमेटी के अध्यक्ष बनाए थे, वो बनाए थे हमारे JB कृपलानी, ठीक है। ऐसे करके आपको आगे सारे याद रखना। माइनॉरिटीज के बनाए थे तो वो बनाए थे हमारे HC मुखर्जी, ठीक है। अब हमारे ट्राइबल के बनाए थे वो बनाए थे AV ठक्कर, और ट्राइबल के बनाए थे हमारे गोपीनाथ बरदोली, और एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड बनाए थे AV ठक्कर। तो ट्राइबल के थे हमारे गोपीनाथ बरदोली, और हमारे एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज के थे हमारे कौन? AV ठक्कर। अब एक बात और ध्यान रखना कि ये जो हमारी एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज है ना, और जो हमारी ट्राइबल एरियाज है, इन दोनों कमिटीज के अंदर असम नहीं आता था। वैसे तो बहुत डीप बात है, कोई नहीं आपसे पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन यही बनता है कि फलानी कमेटी का अध्यक्ष कौन था। तो आओ इधर देख लेते हैं हम ये देख रहे थे कि प्रोविंशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होगी, और साथ में हमारी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट होगी। इन दोनों के कंप्लीट के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। लेकिन हमसे सब कमिटीज पूछ ले तो FR के कौन है? हमारे JB कृपलानी। माइनॉरिटीज के कौन है? HC मुखर्जी। ट्राइबल के कौन है? गोपीनाथ बरदोली। और एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज के कौन है? AV ठक्कर। ये लिखा हुआ। फंडामेंटल राइट की सब कमेटी के JB कृपलानी, माइनॉरिटीज के HC मुखर्जी, जो हमारे ट्राइबल एरियाज उसके हमारे गोपीनाथ बरदोली, और इसमें असम नहीं आता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया में भी असम नहीं आता, और उसके हमारे AV ठक्कर।
तो ये बात मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को ध्यान में रहेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 5 सब कमिटीज थी, तो भाई साहब 5 याद नहीं रखनी है आपको। 5वीं सब कमेटी का नाम है नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरिया कमेटी। तो ये कमेटी को निरस्त कर दिया गया था बाद में। तो अब तक हमने 5 मेजर कमिटीज पढ़ ली हैं। कौन कौन सी पढ़ ली है 5 मेजर कमिटीज? तो एक तो हमने पढ़ ली है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, दूसरी यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, फिर कमेटी फॉर इंडियन स्टेट्स। तो ये 3 कमेटी के अध्यक्ष हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राइट। फिर हमने पढ़ ली थी एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और दूसरी हमने पढ़ ली थी एडवाइजरी कमेटी। अब एडवाइजरी कमेटी की कितनी है? 5 सब कमेटीज है, निरस्त होकर 4 बच गई थी। 4 में हमारी एक माइनॉरिटीज़ है, दूसरी हमारी एक ट्राइबल एरियाज़ है, तीसरी हमारी फंडामेंटल राइट है और चौथी हमारी एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड है। सबके अध्यक्ष बता दिया। माइनॉरिटीज़ के HC मुखर्जी, ट्राइबल के गोपीनाथ बरदोली, फंडामेंटल राइट के हमारे क्या नाम था उनका, अरे यार फंडामेंटल राइट के हमारे ये दिमाग से निकल जाता है, JB कृपलानी, और एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड के AV ठक्कर। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना। तो कुल मिला के हमारी 5 सब कमिटीज हो गई हैं और मैंने आपको बताई कितनी थी हमारी सब कमिटीज है? 8 हैं। तो 8 में से 5 तो गई, बची 3 हम आगे और देख लेते हैं। आओ, 3 में से एक तो आपको पता ही है जी, वो पता ही रहेगा सबको, वो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट आगे आ जाएगी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो छठी कमेटी थी हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। देखो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी संस्था में पढ़ते हो या किसी संस्था में पढ़ाते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो, तो वहाँ के रूल्स को मॉनिटर करने का काम किसका होता है? जो सबसे सुप्रीम पोजीशन पे बैठा होता है कि सारे रूल्स ढंग से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमारे जो सबसे सुप्रीम पोजीशन पे बैठे थे, मैंने आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो जाहिर सी बात है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी कौन संभालेंगे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ एक और कमेटी थी उनके साथ साथ, वो थी एड ऑफ कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी ये एड ऑफ कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग है ना, ये वाली, ये कमेटी हमारी मेजर कमेटी नहीं है। ये हमारी कमेटी मेजर कमेटी नहीं है, सिर्फ हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी ही हमारी मेजर कमेटी है। इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ। तो आप ये बात ध्यान रखना कि अगली मेजर कमेटी कौन सी होगी? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिनके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ लिख देते हैं कि एक होगी ये हमारी 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और 6 कौन सी हमारी आएगी? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जो सबसे सुप्रीम पोजीशन पे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 7वीं कमेटी के ऊपर चलते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ कि एडो कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, जो कि मेजर कमेटी नहीं है, पर फिर भी याद रखना, कभी पूछ ले। अब देखो एक कमेटी आई है इधर, कमेटी ऑन अदर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। देखो यार क्या हुआ था ना कि हमने क्या बनाई है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या काम करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बना दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। यहाँ तक तो मैं अपेक्षा करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, वो बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। CM प्लान जो आया था 1946 के अंदर। अब क्या हुआ? 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो 1947 में हम CM प्लान की जो रिकमेंडेशन थी ना, उससे हम फ्री हो गए। अब जब रिकमेंडेशन से हम फ्री हो गए तो जाहिर सी बात, अब CM प्लान को मानने की जरूरत नहीं है। अब 1947 के ऊपर सर पे एक और ब्यादी आ खड़ी हुई। वो ब्यादी थी देश के लिए कानून बनाने की। तो हमने कहा देखो इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम अलग से संसद बना दे, तो क्या करें? यही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, यही हमारी क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी। संविधान के साथ साथ लॉ भी बनाएगी। कैसे बनाएगी साहब? कि फॉर एग्जाम्पल ये रहा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की छुट्टी कर देते हैं। तो मंडे को तो बनाएगी हमारा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। ट्यूसडे को बनाएगी लॉ, वेडनेसडे को फिर बनाएगी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और थर्सडे को बनाएगी हमारा लॉ, फ्राइडे को फिर बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन और सैटरडे को बनाएगी लॉ। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उसके अंदर सुप्रीम पोजीशन पे बैठेंगे, क्योंकि वही हमारे उस टाइम पे स्पीकर थे परमानेंट, जो कि हमने सेकंड मीटिंग के अंदर बना दिया था इनको 11 दिसंबर 1946 के अंदर। अब अगर जिस दिन लॉ बनाएगी उस दिन ये काम संभालेंगे हमारे GV मावलंकर। तो GV मावलंकर को बना दिया गया था इसका, हमारे लॉ बनाने वाली का स्पीकर। तो ये अब क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अदर फंक्शन हो गया ना, क्योंकि मेन फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या है? मेन फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। लेकिन अदर फंक्शन 1947 के बाद जब कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन से ये लोग फ्री हुए कि यार अब हमारे ऊपर सर पे बोलने वाला कुछ नहीं है, अब हमें देश के लिए कानून भी बनाना है, तो ऑल्टरनेटिव डेज पे काम करेंगे। तो वो जो लॉ बनाने वाला ऑल्टरनेटिव डे था, उस दिन हमारे कौन अध्यक्षता करते थे? GV मावलंकर। और वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमेटी ऑन अदर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, GV मावलंकर उसके अध्यक्ष थे। रीजनिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अदर फंक्शन आते हैं आपके दिमाग में सीधा GV मावलंकर घुसना चाहिए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर आते हैं आपके दिमाग में सीधा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घुसना चाहिए, क्योंकि टॉप बंदा जो बैठा है वही रूल्स को मॉनिटर करता है, राइट। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब एक लास्ट में हमारी 7वीं ये कमेटी ध्यान रखना कि
स्पेशल कमिटी ऑन एग्जामिन ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि अदर फंक्शंस ऑफ कमिटी या स्पेशल कमिटी ऑन एग्जामिन ड्राफ्ट कमिटी, ये दोनों कमिटीज हमारी वो नहीं है, क्या कहते हैं, मेजर कमिटीज नहीं है, माइनर कमिटीज है। मेजर अब तक आपको 6 ही बताई है मैंने। पहली तो हमारी कौन सी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कमेटी फॉर इंडियन स्टेट्स। अगली आती है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी कमेटी, और एक आती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अब ये जो दो बाकी 3 कमिटीज आपको बताइए, तीनों कमिटीज हमारी कमिटीज इंपॉर्टेंट है पर मेजर में नहीं आती है, मेजर में 8 ही आती है, ठीक है। तो स्पेशल कमेटी ऑन एग्जामिन ड्राफ्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाने, तब अच्छे बड़े लीडर थे। कृष्ण स्वामी अय्यर जी को ये लिया था, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन की डीप नॉलेज रखते थे। तो जो फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया था संविधान का, उसको मॉनिटर करने के लिए हमारी जो कमेटी के लिए बने थे अध्यक्ष, वो कौन थे, कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि स्पेशल कमेटी जो बनाई गई थी ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करने के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण स्वामी अय्यर, और साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आती लास्ट हमारी 7वीं स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं। तो ये हमारी पहली होगी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, कमेटी फॉर इंडियन स्टेट, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अब आती है हमारी 7वीं कौन सी, स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी, ये जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी है, इसके अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बात ध्यान रखना। और 8th आपको सबको पता है, मोस्ट फेमस कमेटी जो हमारी कौन सी है, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आपको सबको पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको 8 की 8 हमारी मेजर कमेटीज याद होगी होंगी, और इंपॉर्टेंट कमेटीज जो है, मेजर नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी आगे देखो 8वीं फाइनल कमेटी, हमारी मेजर कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये 29 अगस्त 1947 आपको याद करनी हो कर लेना, नहीं करनी हो मत करना, इतनी कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, पर एक दो एग्जाम में पूछी तो लिख दी थी मैंने यार कि 29 अगस्त 1947 को उसको बनाया गया था, ठीक है। अब आ जाओ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हमारे थे, वो तो इसके इनके क्या थे, अध्यक्ष। ये बात ध्यान रखना, डॉक्टर BR अम्बेडकर को मॉडर्न मनु के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था वो आपको कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब मैं आपको एक बार नाम बताता हूँ सर, ड्राफ्टिंग कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सारे नाम है ना, वो बड़े ईजी है याद करने, लोगों से पता नहीं याद क्यों नहीं हो रहे, बहुत ईजी है। देखो पहला नाम तो डॉक्टर BR जी का है, वो तो छोड़ दूं, वो तो याद रहेगा ही आप लोग को, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में छोड़ के चल जाओ, भैया छोड़नी नहीं है किसी भी प्रकार से, ठीक है। दूसरा नाम आता है यहाँ पर KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ठीक है। तीसरा नाम आता है हमारा कृष्ण स्वामी अय्यर। यही कृष्ण स्वामी अय्यर जो हमने वहां पर क्या बनाई थी, फाइनल ड्राफ्ट को एग्जामिन करने के लिए कमेटी बनाई थी, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ये भी बने थे, तो वही कृष्ण स्वामी अय्यर। तो कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये बात आपको मैं अपेक्षा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक यहाँ पर मुसलमान थे, बस एक ही थे जिनका नाम था मोहम्मद सादुल्ला, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मोहम्मद सादुल्ला 7 मेंबर थे। 5वें हमारे आते हैं जिनका नाम है हमारा गोपाल स्वामी अयंगर। क्या है, गोपाल स्वामी अयंगर। अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत आती है अब 6ठे और 7वें में। देखो 6ठे और 7वें एक तो हमारे आए थे BL मित्र जी, और 8वें आए थे हमारे DP खेतान जी। लेकिन ये दोनों के कोई इशू हो गया था। क्या इशू हो गया था, BL मित्र जी तो इलनेस हो गई थी, उनके बीमार हो गए थे ये, और DP जो खेतान थे हमारे, वो क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। अब यहां तक तो आपको कोई इशू नहीं है कि हमारे जो BL मित्र जी थे उनके तो इलनेस हो गई थी, DP खेतान जी थे उनकी डेथ हो गई थी। ये दोनों पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो BL मित्र जो थे, इनकी जगह हमारे आए थे N माधव राव, और जो हमारे DP खेतान जी, इनकी जगह आए थे TT कृष्ण मचारी, ठीक है। जो हमारे वो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दूसरी मीटिंग के अंदर, वो TT कृष्ण मचारी थे, VT कृष्ण मचारी में, वो VT कृष्ण मचारी थे, TT कृष्ण मचारी में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग लोग हैं ये, ठीक है। तो DP खेतान जी की डेथ होगी, तो डेथ होने के बाद कौन कमेटी का मेंबर बन गया, TT कृष्ण मचारी। उसके बाद हमारे BL मित्र जी की जो इलनेस होगी, उनकी जगह कौन आ गए, N माधव राव। तो ये हमारे 7 नाम है। अब आप बोलोगे तू तो कह रहा था कि बहुत ईजी है नाम याद करने में, क्या है, और ये आज आपको याद कराते कैसे नाम होंगे। देखो ये जो 7 नाम है, 7 में से डॉक्टर BR अम्बेडकर तो आप नहीं बोलोगे, एक ही जो है मोहम्मद सादुल्ला, जो कांग्रेस से आए थे, मुसलमान मेंबर थे, ये ध्यान रखना कि मोहम्मद सादुल्ला। बाकी बचे 5 नाम, पांचों के पांचों कृष्ण जी के अवतार हैं। कैसे, आओ देखते हैं, पकड़ो। गोपाल स्वामी अयंगर जी, गोपाल कृष्ण जी का नाम है। कृष्ण स्वामी अय्यर जी, कृष्ण जी हैं। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कृष्ण जी हैं। N माधव कृष्ण जी का नाम है। TT कृष्ण मचारी कृष्ण जी का नाम है,
ठीक है। तो सारे कृष्ण जी के भक्त हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर नाम लेना और बढ़िया से ड्राफ्टिंग कमेटी देख लेना। अब मैं अपेक्षा करता हूँ आपको 8 की 8 मेजर कमिटीज हमारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ बातें लिखी कि पहला ड्राफ्ट इन्होंने बनाया फरवरी 1948 में, हिंदुस्तान के लोगों को दिया और 8 महीने दिए कि आप लोग रिव्यू करो, देखो इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, हम उसको अमेंडमेंट कर देंगे। और सेकंड ड्राफ्ट बना अक्टूबर 1948 में और ड्राफ्टिंग कमेटी 141 दिन तक बैठी थी। कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने लिख दिया। अभी फिर भी किसी को लिखना हो तो यहाँ से देख के लिख लेना, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर हमेशा फोकस रखना आपका, ठीक है। अब ये बात भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने 60 कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका रेफरेंस लिया था, रेफरेंस लेने के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ आएगी। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ना 3 रीडिंग के अंदर संविधान सभा ने हमारी इसको पास किया था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बना के दिया वो संवैधानिक सभा ने 3 रीडिंग में पास किया था, ठीक है। अब पहली रीडिंग थी 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 से कितने दिन चली? सिर्फ 5 डेज, ठीक है। तो 4 नवंबर 1948 से लेके हमारी 9 नवंबर 1948 तक, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरी रीडिंग आती है हमारी 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। कब तक? 17 अक्टूबर 1949 तक। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, फाइनल ड्राफ्ट आया, क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन किया, ये लक्ष्मीकांत की लाइनें हैं, ठीक है। ये इसलिए लिखे ताकि आपको यूं ना लगे यार लक्ष्मीकांत का फोटो डाल रही है, लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ा रहा। ये सब लक्ष्मीकांत में यूं लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन, फाइनल ड्राफ्ट, क्लोज बाय क्लोज कंसिडरेशन कब हुआ था, जनरल डिस्कशन कब हुआ था, कितने अमेंडमेंट्स हुए थे। पर आपको ये याद नहीं करना है, सिर्फ लिख दिया है। हमें पेपर निकालना, अफसर बनना है, हमें कुछ भी स्कॉलर नहीं बनना किसी सब्जेक्ट में। बात आप बिल्कुल ध्यान रखना मेरी, ठीक है। और लास्ट वाली का पूरा याद रखना। तो थर्ड रीडिंग हुई थी कि कितनी तारीख को शुरू हुई थी, ठीक है, कितनी तारीख को खत्म हुई थी। और ये जो डेट आ गई 26 नवंबर 1949, इसकी बहुत भयंकर हिस्ट्री है। थोड़ा सा आओ देख लेते हैं ताकि आपको काम में आ जाएगी। पेन चेंज कर लेते हैं कलर इसका यार, ये हम ब्लू ही ठीक था। हमने बोला कि जो थर्ड रीडिंग हुई है हमारी वो 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 को गई। तो आओ देखते हैं। विद 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनके क्या हो गया था? रेडी हो गया था। क्या हो गया था? रेडी। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया तो हमने 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया भाई? क्या ये क्या दिक्कत है भाई? रेडी तो 26 नवंबर 1949 को हो गया, लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि एक तारीख आई थी 26 जनवरी 1930। इस 26 जनवरी 1930 की जो तारीख थी, इस दिन हमने पहली बार स्वराज की मांग की थी। क्या की थी? स्वराज मांगा था। कांग्रेस का एक सेशन हो रहा था लाहौर के अंदर। कांग्रेस का एक सेशन हो रहा था कहां पर? लाहौर के अंदर। इसी लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस ने हमने क्या किया? 26 जनवरी 1930 को मांगा स्वराज मांगा। अब इस 26 जनवरी 1930 की डेट को हमने मेमोरेबल बनाने के लिए 2 महीने का वेट किया 26 नवंबर 1949 के बाद, और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया होगा आपको सुन के, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये बन गया, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स है। कितने? 395 आर्टिकल्स। ये 395 आर्टिकल्स में से 15 आर्टिकल्स हमने कब लागू कर दिए थे? 26 नवंबर 1949 को ही कर दिए थे। बाकी के बचे हुए आर्टिकल्स हमने 26 जनवरी 1950 को किए थे। अब हमें आर्टिकल के अंदर क्या था ये नहीं याद ना, पर इतना जरूर याद रखना कि कितने आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो 15 आर्टिकल हमारे 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। बाकी बचे आर्टिकल वो 26 जनवरी 1950। और क्यों वो मैं आपको बता चुका, ठीक है। अब कौन कौन से थे? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391। उसके बाद 392 और 393। ये हमारे सारे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 69, 80, 88, 91, 92 और 93, ये सारे जो 15 आर्टिकल्स हैं, ये 15 आर्टिकल्स हमने 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए थे। ये जो आर्टिकल 394 है इसमें यही बात लिखी हुई है कि 15 आर्टिकल जो इन्फोर्स आ जाएंगे वो कब से आ जाएंगे? 26 नवंबर 1949 में। पर आर्टिकल जो है वो यहीं तक ही है। ये इसमें तो बात लिखी हुई है कि 15 आर्टिकल्स आएंगे, ये तो आर्टिकल कह रहा है ये बात, ठीक है। तो यहां तक मैं अपेक्षा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और मैं बता चुका हूं कि रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 और क्यों आया था ये भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि हमारे 26 जनवरी 1930 की डेट को हमने क्या बनाना था? मेमोरेबल। अब ये ध्यान रखना 11 मीटिंग जो है सेशंस एक्चुअली ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, लक्ष्मीकांत का ज्ञान है। सुन लो भैया कि हमारे कितने सेशंस लगे? 11 सेशन, 166 मीटिंग। और भगवान जाने ये जो टाइम है ना 2 साल 11 मिनट 18 दिन, ये सबको पता है कि 2 साल 11 मिनट 18 दिन, 2 साल 11 मिनट 18 दिन। भगवान जाने किसने बताया? स्कूल टाइम से सबको पता है। किसी भी बच्चे से पूछ लो भाई संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था? भाई साहब 2 साल 11 मिनट 18 दिन। ऐसा हटाया हुआ भगवान जाने किसने बता दिया था, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं, ये देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंजेस इन द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 15 अगस्त 1947। जब मैं आपको अदर फंक्शंस वाली जीवी मावलंकर वाली बात बताई थी, वही बात यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है। आपको ज्यादा कुछ नहीं इसमें रटना, मैं आपको सब पहले समझा चुका हूं, अभी ऊपर आप ये 3-4 मिनट पहले। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या हुई, एक सॉवरेन बॉडी थी। अर्लियर इट वाज नॉट सॉवरेन बिकॉज ये बनी जो थी वो किसके अंदर बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। अब जब हम 1947 में आजाद हुए, रिकमेंडेशन से फ्री हो गए तो हमारे ऊपर एक बाध्यता क्या आ गई, अब हमें देश के लिए लॉ भी बनाना है। तो लॉ बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ड्यूल रोल अपनाया, जिसके अंदर संविधान भी बनाएगी और लेजिस्लेचर का काम भी करेगी। अब लेजिस्लेचर का काम में अध्यक्षता किसकी करेंगे, जीवी मावलंकर, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका, अदर फंक्शंस भी वही संभाल रहे थे, वही की वही चीज है। तो हमने इनको क्या बना दिया, हमारे अदर फंक्शंस का स्पीकर बना दिया। अब ये जो डुअल रोल था ना, ये डुअल रोल हमारी संवैधानिक सभा ने सिर्फ 26 नवंबर 1949 तक ही चलाया था। कब तक, 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। उसके बाद इसका डुअल रोल खत्म हो गया था। कारण क्या है डुअल रोल खत्म होने का, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान बनके रेडी हो गया था। अब एक ही काम रह गया था, देश के कानून बनाने का, और वो 1952 तक कानून बनाने का काम चला था। और 1952 में इलेक्शंस हो गए थे, हमारे इलेक्शंस हो गए थे, और इलेक्शंस करने के अंदर नई सरकार आई थी, वो प्रॉपर फिर पार्लियामेंट के रूप में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ज्यादा डीप में मत जाना, बस इतना ध्यान रखना कि डुअल रोल के फ्री रिकमेंडेशन हम 1949 में हो गए थे। जीवी मावलंकर को यह बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको। और ये जीवी मावलंकर को अदर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे, जो कि एक मेजर कमेटी थी। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो ये मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा सारा। तो जब ड्यूअल रोल अपनाएगी, अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन लेजिस्लेचर का भी काम करेगी, और जब लेजिस्लेचर का काम करेगी तो जीवी मावलंकर उसके स्पीकर होंगे। ये वही जीवी मावलंकर है जो अदर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को संभाल रहे थे, ठीक है। अब मेंबर काउंट क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था, 389 से 299 पर आ गए थे। 389 से 299 पर आ गए थे। 229 तो ब्रिटिश इंडिया में से थे और 70 प्रेसिडेंट स्टेट में से थे। अब आप बोलोगे यार 389 तो थे, ये 299 कैसे हो गए, 90 लोग कहाँ चले गए। देखो 90 लोगों को लगता था कि सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, 90 लोगों को यूं लगता था, 90 लोगों को यूं लगता था सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। तो ये लोग 90 लोग कहाँ चले गए थे, ये 90 लोग चले गए थे पाकिस्तान, ठीक है। इसमें से बाकी देखो आधे तो मुस्लिम लीग वाले थे, वो तो जाएंगे, वो तो क्यों रुकेंगे, और बाकी कुछ लोग और थे जो कि हमें जाना है, तुम जाओ यार, पहले निकल जाना, जो कचरा बढ़िया होता है। तो 90 लोग कहाँ चले गए थे, हमारे पाकिस्तान में चले गए थे। तो बच्चे कितने, 299। तो ये 299 बच्चे हमारे इंडिया के अंदर। अब आप बोलोगे पहले क्यों नहीं गए, क्योंकि पहले आज़ाद कहाँ हुआ था भाई, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तभी तो पाकिस्तान का जन्म हुआ। और जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो चले गए पाकिस्तान, उनको लग रहा था पाकिस्तान में पता नहीं कौन से अंडे मिल रहे हैं, आप परेशानी हुए वहाँ जाके, तो पाकिस्तान चले गए। इसलिए हमारा मेंबर काउंट कितना रिड्यूस हो गया, 389 से 299 तक आ गया, जिसमें हमारे 229 लोग तो ब्रिटिश इंडिया से थे और 70 हमारे प्रेस्ली स्टेट से थे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। हमने सारा समझ लिया क्या था क्या नहीं था, कैसे था कैसे नहीं था। मैं आपको फिर एक बार थोड़ा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर समझा देता हूँ कि देखो हमने पढ़ी क्या, कमिटीज़ पढ़ी, कमिटीज़, ठीक है सर। हमें क्या याद रखने, 8 मेजर कमिटीज़, ठीक है। इसमें से हमें तो पता था 3 जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई हुई थी, ठीक है। 2 हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनाई हुई थी, ठीक है। फिर आती है हमारी 2 हमारी राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाई हुई थी, ठीक है, जिसमें एक तो कमेटी फॉर रूल्स एंड प्रोसीजर है और दूसरी हमारी कमेटी स्टीयरिंग कमेटी है, ठीक है। तो ये बनाई हुई थी कमेटीज होगी। इसके बाद हमने पढ़ ली डीसी कमेटी। डीसी कमेटी के अंदर 7 मेंबर पढ़ लिए। कब फॉर्मेशन में, 29 अगस्त 1947 के फॉर्मेशन में हमने वो भी पढ़ लिया। अध्यक्ष बता दिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बता दिया, वो भी हमने पढ़ लिया, तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद 7 मेंबर हमने 1 2 3 4 करके 7 बता दिए। BL मित्र की जगह, DP कितान की जगह जो 2 व्यक्ति थे, एन माधवराव और TT कृष्णमाचारी, वो भी हमने बता दिए। थोड़ा सा मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। वो सब कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद हमने देखा कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने 7 कंट्रीज का रेफरेंस लिया, वो बता दिया। 3 रीडिंग के बारे में हम डिस्कस कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग हमारी 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक का क्यों वेट किया वो भी बता दिया। ये भी बता दिया कि 26 नवंबर को 15 आर्टिकल्स हो गए थे, वो कौन कौन से थे। और 394 में बात लिखी गई है कि 26 नवंबर 1949 को बाकी आर्टिकल्स आ जाएंगे। 26 जनवरी 1950 को बाकी संविधान क्यों हुआ ये भी बता दिया आपको। 11 मीटिंग्स यानी कि 11 सेशन हुए, 166 मीटिंग हुई, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। चेंजेस इन रोल भी बता दी, क्योंकि 1947 आने के बाद हम कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन से फ्री हो गए थे और उसके बाद हम डबल काम करते थे। अल्टरनेट डेज पर एक दिन संविधान बनाते थे, एक दिन कानून बनाते थे। जो कानून बनाने का काम था उसमें हमने स्पीकर बनाया था जीवी मावलंकर जी को, और इन्हीं जीवी मावलंकर जी को हमने कमेटी भी दी जिनको कहता है अदर फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मैं अपेक्षा करता हूं ये भी आपको आ गया होगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि मेंबर काउंट जो था वो रिड्यूस हो गया था 299 पर 389 से। क्यों हो गया था, क्योंकि बाकियों को लगता था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा, 90 लोग पाकिस्तान चले गए थे। और यहाँ तक अपेक्षा करता हूँ वो किसी चीज पे कोई दिक्कत नहीं होगी।
आइए अब हम देखते हैं कि ये कुछ ना इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैं कि किस दिन क्या डिसीजन लिया गया। आप ये डिसीजन की सिर्फ डेट याद रखनी है, आपको कुछ नहीं जानना क्या था क्या नहीं था, सिर्फ डेट याद रखनी है, क्योंकि पूछी जाती है वो डेट ही पूछी जाती है और कुछ ही नहीं पूछा जाता। थोड़े मोटे सिंबल्स वगैरह है, सिंबल्स पूछ लेते हैं भाई किसका सिंबल क्या था। तो आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेट 22 जुलाई 1947। अब 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग, जो आज का हमारा नेशनल फ्लैग है वो यही है, ठीक है। तो वो हमने कब अडॉप्ट किया, 22 जुलाई 1947। अगली डेट आती है 13 मई 1949। क्या आती है, 13 मई 1949। अब कॉमनवेल्थ मेंबरशिप रेटिफाइड होगी थी यार। अब ना एक तो ना पता क्या होता है, जब मैं मेरी आदत क्या है, मैं सब्जेक्ट में बहुत घुसता हूँ। अब इतने टॉपिक मन कर रहा है ना आपको नेशनल फ्लैग के ऊपर एक लंबा सा भाषण दे दूँ, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप के ऊपर भाषण दे दूँ, पर थोड़ा सा सुन लो कि देखो यार, जो जहाँ पर भी ब्रिटेन ने हुकूमत करी, इन्हें सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, जिनको भी कॉलोनी बनाया, अब उन कॉलोनी वाली जो भी कंट्रीज थी उनको कहते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कईयों ने कॉमनवेल्थ मेंबरशिप अपनी रखी, कईयों ने कॉमनवेल्थ मेंबरशिप अपनी नहीं रखी। तो जिन्होंने कॉमनवेल्थ मेंबरशिप नहीं रखी उनकी तो छोड़ो, जिन्होंने रखी एक बार उनकी बता देता हूँ। उनके लिए आज भी जो राष्ट्रपति वाला काम है ना, वो क्वीन करती है। क्या करती है, क्वीन करती है। वहाँ की जो वहाँ की लंदन की सॉरी अपने यूनाइटेड किंगडम की जो क्वीन है वो करती है। अभी क्वीन की डेथ हो चुकी है। तो यानी कि कुल मिला के बात ये है कि अगर कोई एक्ट पास होता है ना उनका, तो उसके ऊपर साइन वहाँ से ब्रिटेन से होता है। मना नहीं करेंगे, वो मना नहीं कर सकते, ना ही करेंगे, लेकिन साइन वहीं से होता है। क्यों, क्योंकि उनकी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है उनके पास। हमने क्या किया, 13 मई 1949 को हमारी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप रेटिफाई कर दी। फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं कॉमनवेल्थ मेंबरशिप पे दोबारा से वीडियो बना दूंगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा आपका। पर अभी के लिए याद रखना कि 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग ले लिया, 13 मई 1949 को हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप से अपना नाम हटा दिया कि भाई हमें तुम्हारे क्वीन के साइन की आवश्यकता नहीं है, हम अपना राष्ट्रपति लाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे, हमारे देश को रिपब्लिक बनाने के बाद हम खुद उनसे साइन करवाएंगे। अब जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट होने वाला था 24 जनवरी 1950, उससे 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग हमारा ले लिया। अब आप हमें लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि नेशनल एंथम किसने लिखा था, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे पहले राष्ट्रपति चुन लिया गया, पर ओथ उनकी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये तीनों काम 24 जनवरी को ही हो रहे हैं सारे के सारे, और ये लास्ट मीटिंग थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारी संवैधानिक सभा की लास्ट मीटिंग कब हुई थी, तो जी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संवैधानिक सभा की लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 की हुई थी। और यह बात ध्यान रखना कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को पहला राष्ट्रपति कब बनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था, लेकिन उन्होंने शपथ कब ली थी, 26 जनवरी 1950 को ली थी। नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हो गए थे, 24 जनवरी 1950। कुल मिला के आप देख ही लोगे यार, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ठीक है। और ये बस एक मैंने फालतू का पॉइंट यहाँ पर फैक्ट जोड़ रखा है, मेरे क्यों जोड़ दिया पता नहीं, भगवान जाने, कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे तो 282 मेंबर्स ने साइन किया था, कोई खास बात नहीं इसमें, ठीक है। तो जब हमारी 24 जनवरी 1950 को हमारी क्या हुई, लास्ट मीटिंग हुई, किसकी, हमारी संवैधानिक सभा की, ये लास्ट मीटिंग लिखा हुआ। तो लास्ट मीटिंग के बाद क्या होता है कि हमारी संवैधानिक सभा क्या होगी, डिसॉल्व हो गई, और बाकी अब हमने लेजिस्लेचर तक काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने बोला था कि 1947 के बाद ये रही हमारी संवैधानिक सभा, ये 2 काम करती थी। पहला काम तो था संविधान बनाना, दूसरा काम था लॉ बनाना। लॉ बनाना जो था वो जीवी मावलंकर के हाथ में था। क्यों, 1947 के, क्योंकि 1947 में हमें क्या मिली, आज़ादी मिल गई थी ब्रिटिशर से, राइट। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि जब हमारा 24 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के लास्ट रेडी हो गया, संवैधानिक सभा की लास्ट मीटिंग होगी, उसके बाद हमारी क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रद्द हो गई। अब जाहिर सी बात है कि रद्द जब होगी तो अभी ये काम तो चल रहा है ना बाकी, अब रद्द होने के बाद इसका सिर्फ काम क्या रहेगा, लॉ बनाना। अब ये काम भी 1952 तक चला, ठीक है। 1952 तक क्यों चला, क्योंकि 1952 में होने थे हमारे इलेक्शंस, नए इलेक्शंस हुए, नई लोकसभा राज्यसभा बनी। अभी लोकसभा राज्यसभा मत जाओ, मतलब नई पार्लियामेंट बनी, जो कि सिर्फ लॉ बनाने का काम करेगी। होप आप समझ गए होंगे ये बात। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे को बता देना यार, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बैठा हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, आप भी एस्पिरेंट हो, दोनों एक दूसरे भाई एक दूसरे का दर्द समझते हैं। तो मैं भी बड़ा मुश्किलों से सीखा हूँ, आप भी मेरे को बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। पर अभी के लिए एक बात याद रख लो कि 24 जनवरी 1950 को हमारी क्या होगी, डिसॉल्व होगी। लेजिस्लेचर का जो काम था वो चलता रहा 1952 तक। अब 1952 में क्यों, क्योंकि 1952 में चुनाव होने के बाद नई सरकार बन गई तो नए तरीके से काम करती थी, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन 1951-52, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट और फैक्ट है, मैं सोच रहा था कल करवा दूं, पर अभी ये कर लो यार, अभी फ्लो बना हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़े आप याद रखना संवैधानिक सभा से लेके। पहला तो संवैधानिक सभा का सिंबल क्या था, एलिफेंट था जी। दूसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर कौन थे, सर बी एन राव जी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे सेक्रेटरी कौन थे, HVR अयंगर,
ठीक है। सिंबल एलिफेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर सर बी एन राव, सेक्रेटरी HVR अयंगर। अब देखना हमारा जो संविधान बन रहा था उसके चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, ये बात ध्यान रखना कि चीफ ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी। अब सुन लो, हमारा संविधानिक 2 भाषाओं में लिखा गया है। अगर मैं इटैलिक स्टाइल ना बोलते इसको इंग्लिश बोल दो सिंपली, ठीक है। एक होता है हिंदी, एक होता है ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन जो अंदर फोटोज वगैरह बनाई गई हैं, डिजाइन्स बनाए गए हैं, वो ब्यूटिफिकेशन कहलाता है। जो हमारा इंग्लिश स्टाइल यानी कि इटैलिक स्टाइल में लिखा है वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इन साहब ने इस पॉइंट को लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। अब आता है कि अगर अपने मैं बात करूं कि भी ब्यूटिफिकेशन किसने किया था, तो ब्यूटिफिकेशन हमारे किया था ये हमारे नंदलाल बोस जी के द्वारा। किसके द्वारा? नंदलाल बोस जी के द्वारा एंड राम मनोहर बेहोर, इनकी एक वो जगह का नाम के हिसाब से, ठीक है, राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा। तो आपको 2 बातें तो समझ में आ गई कि एक तो हमारा इंग्लिश में किसने लिखा था, तो हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, और हमारी ब्यूटिफिकेशन की गई थी नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा। हिंदी में जो हमारे लिखा था वो था वसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा। ये नाम है जी, ये ऐसे नहीं है, मैंने PDF में नहीं दिए हैं, पर आप इसको ध्यान रखना कि इंग्लिश में तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। ब्यूटिफिकेशन जो किया था वो नंदलाल बोस प्लस हमारे राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था। अब एक बात याद रखना, ये जो राम मनोहर सिन्हा है इन्होंने अकेले ने प्रियम्बल किया था, ब्यूटीफाई, प्रियम्बल ब्यूटीफाई इन्होंने अकेले ने किया था। लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में नंदलाल बोस भी साथ थे, सिर्फ प्रियम्बल में राम मनोहर सिन्हा थे, हिंदी के वसंत कृष्ण वैद्य थे और इंग्लिश के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। कैलीग्राफर हो गया हमारा चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी थे, और हमारे सेक्रेटरी HVR अयंगर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर सर BN राव थे, और हमारे जो सिंबल था वो एलिफेंट था। तो भाई दोस्तों, आपको जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, द वे आई एम टीचिंग टू यू, ये प्रॉपर कोचिंग है जी। आप इसको ऐसे मत समझना कोई ऐसी रैंडम वीडियो आपने उठा ली है, ठीक है। मैं प्रॉपर M लक्ष्मीकांत के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अभी बहुत कुछ देना है आपको यार, आप टेंशन मत लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको काफ़ी कुछ देंगे और काफ़ी कुछ अच्छा देंगे जिसमें आपका पेपर शू 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 निकलेगा, ठीक है। हमारा मोटो यही है, एक ही मोटो है, यू बिकम ऑफिसर, यू बिकम ऑफिसर। और फ्री करने का इसको रीज़न ये था ना, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल तो चलाते हैं लेकिन यूट्यूब चैनल पर ज्ञान आधा अधूरा सा होता है। क्यों? क्योंकि मेन उनका रीज़न क्या होता है, कोर्स बेचना। और हमारा ऐसा कुछ नहीं है कोर्स बेचना, ना, कोई कोर्स नहीं बेचना साहब। हमें सिर्फ पढ़ाना है और फ्री पढ़ाना है और पूरा पढ़ाना है, टॉप टू बॉटम पढ़ा रहे हैं। आप अगर जुडिशरी भी देखोगे, जुडिशरी में राहुल सर पढ़ा रहे हैं, वो आपको कंप्लीट एक्ट लेके बैठते हैं और एक एक चीज बताते हैं, इंपॉर्टेंट PYQ और करा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो वो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आपसे बस थोड़ी सी छोटी सी हेल्प चाहिए, एक लाइक चाहिए, एक शेयर चाहिए और अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन चाहिए। इससे क्या हमारी भी प्रोत्साहिता बढ़ती है। 40-40 मिनट बिना रुके बोल रहा रहता तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हो। तो मजे मारो, कच्चे कटो, खाओ पियो एंड HL यानी कि हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।